गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले जो है हमने विज्ञान की और वीडियो निकाली है जिसमें हमने आप लोग को अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में बताया था। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उभय अपघटन अपक्रिया के बारे में। उभय अपघटन उभय अपघटन अपक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए, उभय अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें जो यौगिक होता है उनमें जो तत्व उपस्थित होते हैं और उन तत्वों के जो आयन होते हैं उनके आयनों की जो है अदला बदली होती है, या फिर ये कह सकते हो कि उनके घटकों की घटक भी टूट जाते हैं, वो तभी तो अदला बदली होती है। जैसे एक एग्जांपल हम आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया AgNO3 प्लस NaCl। और अब देखिए यहाँ पे कैसे अदला बदली होती है। जैसे यहाँ पर जो Ag है इसे कहा जाता है सिल्वर, और जो Ag का आयन होता है वो होता है कितना, +1। और यहाँ पर जो Na है, Na का जो आयन होता है वो भी +1 ही होता है। और यहाँ जो Na है, NO3 है, इसका जो आयन होता है -1 होता है, और जो Cl है इसका भी -1 होता है। अब कैसे अदला बदली होती है, तो देखो ये +1 है, ये +1 है, रिप्लेस हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये इसके स्थान पे चला जाता है और ये इसके स्थान पे चला जाता है। मतलब ये यहाँ पे चला जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। कैसे होगा, जब Na इसके पास चला आया तो हो गया ये NaNO3 और प्लस ये Ag जो है इसके पास चला गया तो ये हो गया AgCl। इस तरीके से। तो जब इस तरीके से, अब यहाँ पर चाहे कह लीजिए कि इनके आयनों की अदला बदली हो रही है और चाहे कह लीजिए कि इनके घटकों की अदला बदली हो रही है, तो ऐसी जो अपक्रिया होगी, ऐसी अपक्रिया को जो है उभय अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। टूट तो रहे हैं, टूटने के बाद बन भी जा रहे हैं। अपघटन मतलब टूट तो रहे ही हैं और टूटने के बाद जो है ये बन भी जा रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन अथवा उनके घटकों की अदला बदली होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन अथवा उनके घटकों की अदला बदली होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन अथवा उनके घटकों की अदला बदली होती है, तो ऐसी अपक्रिया को जो है हम क्या कहेंगे, उभय अपघटन अपक्रिया। और भी हम एग्जाम्पल बताते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। जैसे है CH3COOH, CH3COOH, इसे कहा जाएगा जो है एथेनोइक अम्ल कहा जाएगा इसे, या एसिटिक अम्ल भी कहा जाएगा। एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं या एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है, अब देखिए यहाँ पर भी अदला बदली हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ का जो ये लास्ट वाला हाइड्रोजन है इसका +1 आयन पाया जा रहा है, इसका भी +1 आयन पाया जा रहा है, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके स्थान पे चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा CH3COO और ये जब यहाँ पे चला आएगा तो इसको HOH लिख सकते हो या फिर H2O लिख सकते हो। मतलब
OH भी दिखा सकते हो या फिर H2O दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को एक साथ और ऑक्सीजन को अलग करके दिखा दीजिए, बस हो गया। तो इस तरीके से जो मतलब अपक्रिया होती है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। तो पहले हम आपको बताते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है। छेपी का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, छेपी का मतलब होता है कि जिसमें जो है ऊष्मा मुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उड़ जाती है। मतलब कोई ऐसी अपक्रिया हो रही हो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो जा रहा हो, ऊष्मा वहाँ से बाहर निकल जा रही हो, तो ऐसी अपक्रिया को जो है हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है उत्सर्जित हो जाती है। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है, ऐसी अपक्रिया को हम जो है क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2H2, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे है O2। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ बनेगा 2H2O, मतलब जल बन जाएगा। ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, जब ये आपस में मिले तो ये जल बन गया। अब जब ये जल बना तो यहाँ से जो है 136.8 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ से 136.8 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा मुक्त हो जाती है। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल बनता है, और जब जल बनता है तो 136.8 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा मुक्त हो जाती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है। उत्सर्जित होने का मतलब ये होता है कि बाहर निकल जाना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं तो कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। तो वहाँ पे आंसर रहेगा 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है क्या होती है, मुक्त होती है। आगे 1 किलो कैलोरी में अगर कैलोरी में पूछा जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इतना ही लिखें चाहे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलोरी कहेंगे फिर। और देखते हैं, और भी देखते हैं कैसे क्या बनता है। चलिए देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तब कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे ये कार्बन है प्लस ये ऑक्सीजन है, अब जब ये आपस में मिले तो CO2 बना। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। 94 किलो, ये सब याद रखना आप लोग, ये सब याद रखेंगे तभी जो है आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। 194 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है यहाँ पे क्या होगी, मुक्त होगी। तो 194 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब ये कह सकते हैं, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो वहाँ पर कितनी ऊष्मा मुक्त होती है। तो वहाँ पे आंसर रहेगा इसका 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो जैसे कि अभी हमने बताया, इसमें क्या बताया जाएगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकल जाती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया की। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। शोषी का मतलब ये होता है कि ग्रहण कर लेती है या ग्रहण हो जाती है। तो ऐसी अपक्रिया, अब यहाँ पर ये उसी का अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाता था, यहाँ पे ऊष्मा का ग्रहण हो जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है या ऊष्माएं जो है क्या हो जाती हैं, ग्रहण कर ली जाती हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तब इनको जो है 42 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करना पड़ता है। कैलोरी ऊष्मा क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, तब ये जाकर के बनाते हैं 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इनको इतनी ऊष्मा जो है ग्रहण करते हैं, तब जाकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्माओं का अवशोषण हो जाता है, यहाँ पर देखिए अवशोषित हो जा रही है, इतनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है तभी जाकर के जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। आगे और भी बताते हैं हम आप लोग को, जैसे है C मतलब कार्बन और ये H2O मतलब जल, इनको जब हम आपस में मिला रहे हैं तो यहाँ पर 131.4 किलो जूल कह सकते हो, जूल यहाँ पे क्या हो रही है, ऊष्मा ये ग्रहण कर रही है, तब ये जाकर के बना रहा है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही। मतलब ये कह सकते हो कि जब हम कार्बन को जल में घोलते हैं तो इतनी ऊष्मा वो ग्रहण कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि बहुत खतरनाक गैस होती है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्माओं का उत्सर्जन हो जाता है या फिर जिसमें ऊष्माएं उत्सर्जित हो जाती हैं, तो ऐसी अपक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। चलिए ध्यान दीजिएगा और बताते हैं आप लोग को। हाँ, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। चलिए आप लोग को इतना ही आज हम बताए हैं, आगे की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। इस अपक्रिया को पढ़ाने के बाद फिर हम आप लोग को NCERT से, जो NCERT की बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उस क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व कराएंगे और अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से करिए, नहीं समझ में आए तो उसको पूछिए, जो है उसको हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए जो है कोई चीज़ नहीं आ रहा है आप लोग को समझ में, तो फिर वो जो है हमसे पूछ सकते हैं आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोग के लिए।